नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में फौज और हुकूमत ने मिलकर इमरान खान के खिलाफ जबरदस्त एक्शन शुरू कर दिया है। लाहौर में इमरान के घर को चारों तरफ से घेर लिया गया है। जमा पार्क की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। किसी भी वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल इमरान खान के घर के आसपास से उनके 8 सपोर्टर्स को पकड़ लिया गया है। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के सपोर्टर्स की गिरफ्तारी चल रही है। पता यह लगा कि शहबाज शरीफ ने समझौते की आखिरी कोशिश के तौर पर इमरान के सामने 2 ऑप्शन रखे थे। इमरान खान को मैसेज भेजा गया था कि या तो वो देश छोड़कर चले जाएं, उन्हें सेफ पैसे दिया जाएगा। अगर इमरान पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाते तो फिर उनका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है और वो हर तरह के एक्शन के लिए तैयार रहे। इमरान खान ने जाहिर है पाकिस्तान से बाहर जाने से इनकार कर दिया और इसके बाद पंजाब पुलिस और फौज एक्शन में आ गई। इमरान खान के साथ दूसरी मुसीबत यह है कि अब एक एक करके उनकी अपनी पार्टी के नेता उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। हालांकि गिलगित और बल्तिस्तान में इमरान के सपोर्ट में प्रोटेस्ट हुए, लेकिन इमरान खान इस वक्त अपने घर में खुद को कैद करके बैठे हैं। अगर इमरान को फिर से अरेस्ट किया जाता है तो क्या पाकिस्तान में फिर से आग लगेगी? फिर से लोग सड़कों पर उतरेंगे? क्या पाकिस्तान में आर्मी और इमरान खान के बीच सुलह की कोई गुंजाइश बची है? पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, आज की बात में हम इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इमरान खान की बात सुनवाता हूं। इमरान खान ने अब से कुछ ही मिनट पहले कहा कि उनके किसी सपोर्टर ने फौजी इदारों पर हमला नहीं किया। इमरान का कहना है कि शहबाज शरीफ और फजल रहमान की पार्टी ने साजिश के तहत आर्मी इंस्टॉलेशन पर हमले करवाए और अब उनकी पार्टी के लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि सब उनकी पार्टी पीटीआई को खत्म करने और उन्हें जेल में डालने की साजिश है। कितने दहशतगर्द यहाँ छुपे हुए हैं, उसकी वजह से जो प्लान बना हुआ था, सारा जमान पाक के चारों तरफ पुलिस नाके लग चुके थे और तैयारी हुई थी धावा बोलने की, वो क्योंकि आपने सबने जाके एक्सपोज कर दिया कि यहां कोई दहशतगर्द नहीं, तो उसकी वजह से ये मेरा घर बच गया। लेकिन जो मैं चीज कहना चाहता हूं वो ये कि गवर्नमेंट को नाम लेना चाहिए। जब आप कहते हैं ना कि 40 दहशतगर्द, तो आपको तो पता होगा 40 दहशतगर्द, तो उनके कोई नाम तो बताएं, वो कौन है वो लोग। क्योंकि इसी तरह जो इनका प्लान था, मैं अभी आपको बता दूं, इन्होंने जिस तरह मेरे घर के ऊपर पहली दफा दावा बोला था, सारे घर को तोड़ फोड़ कर दी और ऊपर क्लैशनिकोव्स ले गए और छोड़ के जी क्लैशनिकोव्स मिली और पता नहीं कोई और कोई बोतलें भी दिखाई कि जी वो पेट्रोल बम थे। तो किसी, अब यहां कोई आदमी नहीं था, तो किसको पता कि वो यहां अगर इसी तरह का दावा बोल देते और उसके बाद ये 40 लोगों को यहां बिठा देते और कहते देखिए जी दहशतगर्द तलब हो गए। इसलिए आपके आने की वजह से ये रुक गया। मेरी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि ये जो हरकतें आप कर रहे हैं, इससे कभी भी पॉलिटिकल पार्टी नीचे नहीं जाती, वो मजबूत होती है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अगर उसका वोट बैंक है और वो बढ़ता जा रहा है तो वो ऊपर जा रही है, और अगर आप उनकी पूरी मदद भी कर दें, जिस तरह पीडीएम है, जितनी भी मदद कर दें, लेकिन अगर उसका वोट बैंक नीचे जा रहा है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। इमरान खान की पार्टी के कई नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया है। इस पर इमरान ने कहा कि बुरे वक्त में बहुत सारे लोग प्रेशर नहीं झेल पाते, डर जाते हैं, इसलिए पार्टी छोड़ने वालों से उन्हें कोई गिला नहीं है। लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। अगर सब साथ छोड़ जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, तो भी वो झुकेंगे नहीं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अकेले लड़ेंगे। ये जो इसके ऊपर भी मैं बात करना चाहता हूं कि हमारे कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इनमें से खैर कई तो खैर मैं इतना जानता नहीं हूं, लेकिन मुझे एक के ऊपर सबसे ज्यादा अफसोस है। वो मेरा बहुत पुराना हमारी पार्टी की, जिसने बड़ी जान मारी, आमिर कियानी की, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसके जाने का। लेकिन इनके ऊपर बहुत प्रेशर है और हर कोई प्रेशर नहीं ले सकता।
तो ये मैं अपने लोगों को भी कहता हूं कि उनको कोई बुरा भला ना कहे। जिस तरह का प्रेशर पड़ा हुआ है आज, इस मुल्क की तारीख में कभी लोगों के ऊपर ऐसा पॉलिटिशियंस पे प्रेशर नहीं पड़ा। पकड़ के लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, फैमिलीज घरों में घुस रहे हैं, औरतें हैं, फैमिलीज औरतें हैं वहां, उनको औरतों को साथ उठा के शेरिया अफरीदी और उसकी बीवी ले गए जेल में। ये कभी हुआ पाकिस्तान में? कभी कि किसी उमर उस्मान डार के घर में घुस के सारा घर तोड़ दिया और उसकी वालदा से जो उन्होंने किया, ये कभी इस मुल्क की तारीख में हुआ है? जो औरतों को, जो सीन्स आई हैं औरतों के बाल पकड़ रहे हैं, जिस तरह उनको घसीट रहे हैं, ये ना इस मुल्क में हुआ है और ना ये हमारा जो रवायतें हैं, जो हमारा दीन है, ये कोई इसकी चीज की इजाजत नहीं देता। और इस सब चीज के अंदर क्या चीज रह गई है कि जो लोग ये प्रेशर बर्दाश्त कर गए, मैं अपनी पार्टी के वो लोग जो प्रेशर बर्दाश्त कर गए हैं, कौम आपको हमेशा याद रखेगी, कौम आपको भूलेगी नहीं। कि मुझे पता है आपके ऊपर किस तरह के प्रेशर्स हैं और जिस तरह आप खड़े हैं, तो ना मैं आपको भूलूंगा ना ये कौम आपको भूलेगी। और मुझे ये भी मैं वाज़ेह कर दूं, क्योंकि ये इस तरह का प्रेशर शायद ही कभी किसी की पार्टी के लीडर के ऊपर या उसकी पार्टी के मेंबर्स के ऊपर डाला हो, जो इस वक्त हमारे ऊपर पूरा प्रेशर डाला जा रहा है। मैं सिर्फ एक चीज वाज़ेह करना चाहता हूं कि अगर मैं अकेला भी रह गया ना, अकेला, मैं तब भी हकीकी आजादी के लिए इस मुल्क के लिए खड़ा रहूंगा। इमरान की बात सही है कि उन पर और उनकी पार्टी के लोगों पर इस वक्त जबरदस्त प्रेशर है, खौफ है, डर का माहौल है। इमरान खान जिस वक्त अपने घर में मीडिया से बात कर रहे थे, उस वक्त उनके घर की चारदीवारी के बाहर पंजाब पुलिस के हजारों जवानों की तैनाती हो चुकी थी। इमरान खान को अब किसी वक्त अपनी गिरफ्तारी का डर है। लाहौर के जमा पार्क में इमरान खान का घर किले जैसा है। घर के चारों तरफ पंजाब पुलिस के जवान तैनात हैं, फौज की गाड़ियां खड़ी हैं और इमरान खान अपने घर में है। इस बार सरकार ने इमरान को अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा करने का मौका नहीं दिया, इसलिए इमरान ने घर के दरवाजे पर अंदर से ताला डलवा दिया है। चूंकि पंजाब की सरकार ने कल ही कह दिया था कि इमरान खान के घर के अंदर 30 से 40 दहशतगर्द मौजूद हैं। इमरान खान ने अगर 24 घंटे के भीतर इन आतंकवादियों को पुलिस के हवाले नहीं किया तो फिर फोर्स का इस्तेमाल होगा। ये मियाद आज दिन में 2 बजे खत्म हो गई। इसके बाद इमरान खान के घर की घेरेबंदी शुरू हो गई। जमा पार्क के आसपास का पूरा इलाका इस वक्त सख्त पहरे में है। हर आने जाने वाले की जांच की जा रही है। इमरान खान के घर की तरफ जाने वाली सारी सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है। आसपास की ऊंची इमारतों पर शार्प शूटर्स तैनात कर दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान से हमेशा हमेशा के लिए निपटने का इरादा कर लिया है। इसका इशारा पाकिस्तानी फौज की तरफ से जारी बयान से हो रहा है। पिछले 5 दिनों में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से 5 स्टेटमेंट आ चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर बार बार यही बयान जारी कर रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से फौज के ठिकानों पर, आर्मी हेडक्वार्टर पर हमले किए गए, उन हमलावरों और उनकी साजिश रचने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सबका कोर्ट मार्शल होगा और ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आने वाली नस्लों को याद रहे। पंजाब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स, पाकिस्तान रेंजर्स, इन सब ने मिलकर लाहौर में इमरान खान के घर के चारों तरफ 3 लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया है। पहला मोर्चा हथियारबंद जवानों ने संभाला है जो बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस हैं। इसके बाद बख्तरबंद गाड़ियों और टीयर गैस शेल फायर करने वाले जवान तैनात किए गए हैं। सबसे आखिरी घेरे में शार्प शूटर्स हैं। अब सिक्योरिटी फोर्सेस की परमिशन के बगैर कोई भी न तो इमरान खान से मिलने जा सकता है और न ही कोई वहां से बाहर निकल सकता है। लाहौर में इमरान खान के घर की घेरेबंदी के लिए 50 से ज्यादा कंटेनर जमा पाक के इलाके में लगा दिए गए हैं। जमा पाक की तरफ जाने वाली हर सड़क पर कंटेनर खड़े करके रास्तों को बंद कर दिया गया है। शहबाज शरीफ इतनी तैयारी इसलिए कर रही है ताकि मार्च महीने जैसी गलती ना हो जाए। मार्च में जब पंजाब सूबे की पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने गई थी
तो उनके सपोर्टर्स ने पुलिस पर हमला बोल दिया था। इसलिए इस बार इमरान खान के घर पर धावा बोलने से पहले पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज पूरी मोर्चाबंदी करके अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। लाहौर पुलिस ने बताया कि उनके पास इस बात की पक्की जानकारी है कि 9 मई को वायलेंस करने वाले आतंकवादी जमा पार्क और आसपास के इलाकों में छुपे हुए हैं। उनकी धरपकड़ की जा रही है और आगे का ऑपरेशन बड़े अफसरों के ऑर्डर पर होगा। आपने खुद कहा कि हमें मुसद्दका इतलात हैं कि 30 से 40 लोग जो ये सारी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे वो ज़मान पार्क के इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो इसके हवाले से ये नाकाजात लगाए गए थे और अभी हमने 8 मुश्तबा लोगों को हिरासत में लिया है और ये वो लोग हैं जो ज़मान पार्क से फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे। ये पुल के ज़रिए नहर के दूसरी साइड पे गए थे और वहाँ से हमने इनको कस्टडी में लिया है। और भी लोग वक्तन फ़वक्तन कोशिश करते हैं पुलिस को देखकर वो फिर वापस ज़मान पार्क की तरफ चले जाते हैं। अच्छा ये बताइए ज़मान पार्क भी ऑपरेशन अभी होने हैं, उसके लिए अभी क्या इतलात हैं कि बाकी जो लोग हैं वो अंदर हैं? क्योंकि इमरान खान साहब ने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को अपने घर का विजिट करवा दिया अंदर, ऐसा कोई हमने नहीं देखा जो अंदर जिसके बारे में ये कहा जाए कि वो शरपसंद है या बलवाइयों में उनको ताल्लुक था। अब आपकी पॉलिसी और इसमें ऐड कर लें कि खान साहब ने ये भी कहा है कि अगर पुलिस सर्च ऑपरेशन करना चाहती है और मुश्तबा अफराद दहशतगर्दों को गिरफ्तार करना चाहती है, सर्च वारंट लिया है और आगे मैं तलाशी में खुद दिलवा देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि अभी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि कुछ लोग वहाँ पे मौजूद हैं और जो बाकी आप सवालात कर रहे हैं ये मेरे लेवल से ऊपर के डिसीजंस हैं। जैसे ही वो हमें कन्वे होंगे हम अकॉर्डिंगली उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर्स हैं और उन्हें वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इन सारी बातों के जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि कल पंजाब सूबे के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने दावा किया था कि इमरान खान ने अपने घर में दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है। इसीलिए इमरान ने आज पाकिस्तान के कई रिपोर्टर्स को कैमरों के साथ अपने घर में इनवाइट किया। पहली बार टीवी चैनल्स पर इमरान खान के घर के अंदर की तस्वीरें दिखाई दी। इमरान के ड्राइंग रूम और बेडरूम तक कैमरे गए। इमरान खान मीडिया के जरिए ये दिखाना चाहते थे कि उनके घर में कोई टेररिस्ट, कोई दहशतगर्द छुपा हुआ नहीं है और शहबाज सरकार सिर्फ उन्हें गिरफ्तार करने का बहाना ढूंढ रही है। इमरान खान की पार्टी के वर्कर्स पिछले हफ्ते फौज और पुलिस को निशाना बना रहे थे, लेकिन इमरान और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी फौज और पुलिस को अपनी हिफाजत करने वाला बता रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है, तमाम लोग क्या चाहते हैं, इलेक्शन चाहते हैं और वो भी एक क्या कहते हैं जो कानून से तो ऊपर कोई भी नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद कोई इस किस्म की बातें सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, पेपर मीडिया पे या किसी भी अंदाज में फैलाई जाती है जिसका शायद वजूद ना हो, तो मैं तो उस पर बात नहीं करती। मैं पहले 2014 में 2018 में कहती थी कि पुलिस और आवाम को आमने सामने मत करें, PTI को। अब मैं कहती हूँ कि पुलिस को, एजेंसियों को, पाक फौज को और PTI को और पाकिस्तानियों को आमने सामने नहीं करें। पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, एजेंसीज हमारी हिफाजत के लिए, पाक फौज भी हमारी हिफाजत के लिए, सरहदों से लेकर हर चप्पा चप्पा हिफाजत के लिए। तो मुझे किस बात का डरना, मुझे किस बात का, इस बात पे मुझे परेशानी है कि अगर मुझे बताएं अगर कोई दहशत गर्दी होगी तो फिर तो पुलिस को चाहिए इधर सब जगह हो जाए। मुझे ये बताएं यहाँ पर बाहर सारी सिक्योरिटी पुलिस की है, उनकी इजाज़त, उनकी अप्रूव होने के बाद लोग अंदर आते हैं। इसका मतलब है ये पुलिस जो है वो दहशत गर्दों को ला रही है। मैं तो ये बात करते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है। इमरान ने मीडिया के जरिए, अपने सपोर्ट के जरिए साबित तो कर दिया कि उनके घर में कोई आतंकवादी नहीं है, कोई दहशतगर्द नहीं है। लेकिन इमरान अभी अपने घर में ही हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है बाहर निकलते ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। आज पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इमरान को पर्सनली पेश होने को कहा था, लेकिन इमरान लाहौर में अपने घर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने अपने वकीलों के तहत NAB की अदालत में रिटन जवाब दाखिल करवा दिया और कहा कि लाहौर में कोर्ट में पेशी के कारण वो इस्लामाबाद नहीं आ सकते। इमरान खान की तरफ से आज उनकी बहनों ने मोर्चा संभाला। जिस तक लाहौर में पुलिस इमरान के घर की घेरेबंदी कर रही थी, उस वक्त इमरान खान की 2 बहनें अलीमा खान और उज़मा खान घर से बाहर निकली। उन्होंने शहबाज सरकार पर औरतों की इंसल्ट करने, उनसे मारपीट करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि पंजाब सूबे की सरकार जिन दहशतगर्दों के इमरान खान के घर में छुपने का दावा कर रही है वो शायद घर की औरतें ही हैं।
हमने जो टीवी पे देखा था वो कह रहे हैं कि हम दहशतगर्द पकड़ने आ रहे हैं, तो हम लोग ही दहशतगर्द होंगे फिर। ये हम तब से सुन रहे हैं और हमें बड़ी तकलीफ हो रही है देख के कि इमारतों के पीछे तो दहशतगर्द हैं, लेकिन जब औरतों के साथ बेहुरमती करें या लोगों को डायरेक्ट फायर करके मार दें, उसकी कोई कैटेगरी नहीं अभी हमें समझ आई कि वो क्या हुआ है। वो दहशतगर्द वो नहीं है जो अपने लोगों को मार रहे हैं, या वो दहशतगर्द हैं जो 4 बिल्डिंगों के पीछे। बिल्डिंगों की तो हम इतनी फिक्र कर रहे हैं तब से, क्योंकि ये बिल्डिंगें बनी भी हमारे पैसों से, चलाते भी हमारे पैसों से, पाकिस्तान के पैसों से, और इंशाल्लाह रिकवर भी हम उसको बनाएंगे भी पाकिस्तान के पैसे, हमारे ही पैसों से वो दोबारा ठीक होंगे। लेकिन बिल्डिंगों के पीछे हम इतना गम कर रहे हैं, और इंसानों की यहाँ इस पाकिस्तान में उसकी जो जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। कोर कमांडर हाउस पे जो किया गया अपना, वो क्या समझते हैं? खुद किया इन्होंने, एजेंसीज मैम मौजूद थी, सारे एजेंसीज ने किया। उसमें बताओ, वहाँ बिल्कुल मौजूद थी। हम जिस गेट पे हम खड़े थे वो गेट बंद था, नहीं हाँ, और वो लड़के क्या कहते हैं जी गेट बंद है, हमने नहीं खोला। कहते हम कोई कुछ नहीं कहता, वो गेट बंद था, एक गेट बंद था, हम उसके आगे थे, और वहाँ कोई कुछ कहते गेट बंद है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो गेट खुद ही खोला, किस तरह गए अंदर तो पता ही नहीं चला। और वो लड़के मुझे कह रहे थे, कहते जी अंदर औरतों की भी एजेंसीज की और आदमी भी। ये मुझे लड़के बता रहे थे, मैं इनको रोक रही थी, कहते हम नहीं करते, हमने, और हमारी तो हिस्ट्री है पीटीआई की। तो आप क्या समझते हैं कि फिर उसके पीछे जो है एक मुश्किल क्राउड को तुम जब गाइड करोगे, उसको कंट्रोल करना, मैं तो कंट्रोल कर रही थी, मगर खोला किसने? अब मुझे वहाँ मिले रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, मुझे कहते हम तब से सोच रहे हैं कि मैं यहाँ फुटपाथ पे वॉक भी नहीं, मेजर रिटायर्ड है, कहता जी मुझे तो यहाँ फुटपाथ पे वॉक करने की भी इजाजत नहीं है। कौन सोच सकता था कि इमरान खान की बहनों को सड़क पर खड़े होकर मीडिया को ये बताना पड़ेगा कि उनके घर में कोई दहशतगर्द नहीं है, ये बताना पड़ेगा कि उनके सपोर्टर्स ने फौजी इदारों पर हमले नहीं किए। दावा ये किया जा रहा है कि फौज ने इमरान खान को मैसेज भिजवाया है कि या तो वो अपने बेटों के साथ लंदन चले जाएं या फिर उनका कोर्ट मार्शल होगा। जेल में बंद करके फौजी ठिकानों पर हमले की साजिश रचने का मुकदमा चलाया जाएगा। पाकिस्तान की फौज के सख्त रुख की वजह से इमरान खान की पार्टी के कई नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं। सिंध सूबे के 2 एमपीज ने तहरीक इंसाफ से इस्तीफा दे दिया है। वहीं पंजाब सूबे में भी कई नेताओं ने इमरान खान का साथ छोड़ने का ऐलान किया। इमरान की सरकार में मंत्री रह चुके एक नेता ने कहा कि अब मुहाजिर कौमी मूवमेंट की तरह इमरान खान की पार्टी को भी 2 टुकड़ों में बांटा जाएगा। अगर मुझे इस चीज के ऊपर सियासत करनी है कि मैं लोग मासूमों को अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी हवस के लिए, अपनी नलायकी छुपाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए बच्चे, मासूम मां बहन बेटियों को गुमराह करूं और अपनी तनसीबात में आग लगवा दूं, पाकिस्तान को आग में झोंक दूं, तो मैं इस सियासत को लानत भेजता हूं। आज अपने आप को सियासतदान कहलवाने वाला, स्टूडेंट भी कहलाने वाला शर्मनाक चीज है। फिर मेरी गुजारिश आखिर में होगी कि प्लीज आर्मी एक्ट के तहत जरूर एक्ट करें, सख्त से सख्त सजा दें, इसमें 2 राय नहीं होनी चाहिए और डिले नहीं होना चाहिए, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। जो जेलों में क़यादतें बैठी हुई हैं, जिनमें गटर के कीड़े सांप मौजूद हैं और खास भी मौजूद हैं, जिनकी खास डायरेक्शन के तहत घर में भी वार हुआ है। मैं बिगड़ गया हूं और मैं बदमाशी, गुंडागर्दी कर रहा हूं और आग लगा रहा हूं, चोरी चकारी कर रहा हूं, मुल्क दुश्मनी कर रहा हूं, फौज को, पुलिस को और अपनी अदलिया को बदमाशी के साथ गुंडागर्दी कर रहा हूं, तो आप कैसे समझते हैं कि मैं इस घर के अंदर आऊंगा तो मेरा बाप जिम्मेदार नहीं होगा? सबसे पहला मेरा बाप जिम्मेदार है कि उसने मुझे सब कुछ करने की हिदायत और बदमाशी और जलालत करने के ऊपर मुझे फिर वो वेलकम कर रहा है। तो ये तो आप नहीं, आप जिम्मेदारी से तो नहीं हट सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इन बेगैरतों को ट्रायल करना बड़ा जरूरी है। इसमें जितने बेगैरत हैं, जो गैरतमंद बन के भी बेगैरती का नारा लगा रहे हैं और मशवरे दे रहे हैं, वो सबसे बड़े बेगैरत हैं। ठीक है, और मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि बंद कमरों में और जेलों में बैठ के मैसेज आ रहे हैं दबा के, वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नाम समेत बताऊंगा। अभी तो तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से, बदनसीबी से दूसरी एमक्यूएम बनने जा रही है, बल्कि वहां तक पहुंच गई है। जो एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन हुआ था, उस दोहराए पे तो इमरान खान साहब और उनकी सियासत को ले आए हैं। और मैं निशानदेही करता रहा कि आस्तीन के सांप जो हैं और कितने दलेर हैं, ये भी आपके कैमरा ने दिखाया। जब इमरान खान साहब पे फायरिंग हुई तब भी आपने देखा लोगों को भागते हुए,
और अभी भी आप भागते हुए लोगों को देख रहे हैं और रोते हुए भी देख रहे हैं और दर्दों में भी देख रहे हैं। अब कौन कहेगा कि ये इमरान खान की पार्टी के एक प्रोमिनेंट लीडर थे जो उनको सपोर्टर थे, लेकिन ये एक बयान ये समझाने के लिए काफ़ी है कि इमरान खान की पार्टी के लोग कितने डरे हुए हैं, क्योंकि कई बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट शाह महमूद कुरैशी और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर भी जेल में हैं। फवाद चौधरी को जमानत मिल गई, लेकिन वो गिरफ्तारी के डर से भागते फिर रहे हैं। वहीं इमरान खान की पार्टी के कई नेताओं को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट करके जेलों में डाल दिया गया है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि इमरान खान की पार्टी के कई नेताओं ने उनसे संपर्क किया है, वो भी अब इमरान का साथ छोड़कर शहबाज शरीफ के साथ आना चाहते हैं। मुझे किसी ने कहा कि अगर आप कहें तो उसको ले आते हैं। जिस रहनुमा की आप बात करें मैं समझ रहा हूँ, तो मैंने कहा जी मैं ऐसे कामों में नहीं पड़ता, जो है ऐसे कामों में नहीं पड़ता। ना क्या लग क्या रहा है तहरीक इंसाफ में ये जो टूट फूट शुरू हुई है मेरी कहाँ तक जाएगी? मैं एक आपको जो मेन बात बताता हूँ। इमरान खान के नीचे जितने लोग हैं कम से कम सब ने 3-3 पार्टियां बदली हुई हैं, क्योंकि इनको तो जनरल फैज साहब लेके आए थे ना। उससे पहले कौन जनरल फैज कौन था? उससे जनरल पाशा, जो जनरल पाशा उससे पहले कौन था? मसलन आप शाह महमूद कुरैशी साहब को ले लें, कितनी पार्टियां उन्होंने बदली हैं। जब वो PMLN छोड़ के पीपल्स पार्टी में गए थे, 1993 की बात है, बीबी शहीद की जब वजारत उज़्मा थी, तो किसने उनको भेजा था? ये पर्सनल मफादात जो हैं वो डिक्टेट करते हैं लोगों को, और वो बाज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देंगे जी हमें अहमद मीर ने कहा था, हमें ख्वाजा आसिफ ने कहा था, हमें एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था। तो पंजाबी में मावरा रोंदी यारा नूं लै लै ना भरावां दे, दिल अपना कर रहा होता है कि वफादारी जो है कहीं जाके जो है टाइम लगा लें। अच्छा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एस्टैब्लिशमेंट में डाल दी, किसी और पर डाल दी, या आप दूसरे लोग देख लें जिन्होंने पार्टियां जो बदली हुई हैं बेशुमार, जो उनका अगला बेंच बाबरवान, परवेज़ खटक साहब, शेख रशीद साहब, ये सारे लोग जो हैं इन्होंने मेरा ख्याल है स्वाय बीजेपी के बाकी सारी पार्टियों में। पाकिस्तानी फौज इमरान खान पर जबरदस्त प्रेशर बना रही है। उन पर 125 से ज़्यादा केसेस दर्ज हैं, लेकिन इमरान खान के वकील बाबर अबान ने आज कहा कि आवाम जानती है कि इमरान के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो झूठे हैं। बाबर अबान ने कहा कि शहबाज शरीफ के साथ फौज है, लेकिन पाकिस्तान की जनता इमरान खान के साथ है, इसलिए जीत इमरान खान की ही होगी। इमरान खान के खिलाफ जितनी भी कार्रवाइयां हैं और PTI के वर्करों और लीडरों के खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं, उनमें उतनी उनकी औकात है और उतनी उनकी हकीकत है जितनी नवाज शरीफ की बीमारी की थी। ये वो झूठ था नवाज शरीफ की बीमारी वाला, ये मुकदमों वाला भी झूठ है। इससे ना कोई डरेगा और ना कोई इमरान खान का साथ छोड़ेगा। कल ये एक सर्वे जो आया उसमें इस सारे जुल्म और काली रात के बावजूद 71% पाकिस्तान की आबादी ने यह कहा है कि अगला वोट हम इमरान खान को देंगे। एक तरफ शहबाज सरकार इमरान को गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में अवाम ने बगावत कर दी है। आज हजारों लोग गिलगित बाल्टिस्तान की राजधानी गिलगित में जमा हुए। उन लोगों ने पाकिस्तानी फौज और सेंटर की शहबाज हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गिलगित बाल्टिस्तान के एक नेता ने कहा कि जिस मुल्क में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, फॉर्मर मिनिस्टर्स को घसीट कर जेल ले जाया जा रहा है, वहां आवाम के लिए इंसाफ की उम्मीद करना बेमानी है। हम पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, हम पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। भाई, जिस पाकिस्तान के अंदर वक़्त के वजीर आजम को रात के 2 बजे कुछ लोग आके नाक कान पकड़ के अपने घर बेच सकता हो, वहां पे आप किसका क्या उखाड़ सकता है? इस मुल्क के आर्मी चीफ, इस मुल्क के आला अदलिया, इस मुल्क के
इस मुल्क के वजीर दाखिला मलऊन सनाउल्लाह, हम तुम सबको बताना चाहते हैं, जिस मुल्क के अंदर कानून नहीं हो, अदल इंसाफ नहीं हो, मसावत नहीं हो, मवाखात नहीं हो, रहम करम नहीं हो, गिलगित बल्तिस्तान वाले अपने आइंदे के लिए अमल बहुत जल्द तय करेंगे। आप क्यों नहीं बोलते? आप क्यों नहीं बोलते? फौज इस वक्त 2 टुकड़ों में तकसीम है। फौज 2 टुकड़ों में तकसीम है। एक वो फौज जो आज सियाचिन के महाज से लेकर तुर्खम के बॉर्डर तक अपने सीने पे इस वतन के लिए गोली खाने के लिए तैयार बैठे हैं, फौज वो भी है। और एक फौज मलऊन शहबाज शरीफ को बचाने के लिए फुसफुसी, दलाली, मुनाफिकत, चापलूसी कर रहे हैं। और मैं यादगार शोहदा से लानत भेजता हूँ, जियाउल हक के पैदावार वो मलऊन जलने पर। पाकिस्तान में जो हालात हैं उसे देखकर लगता है कि अब पाकिस्तान की फौज और सरकार ने ये तय कर लिया है कि इमरान खान को अब और मौका नहीं देंगे, अब और टाइम नहीं देंगे। या तो इमरान खान पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले जाएं या फिर जेल में जाएं। और पाकिस्तान के लिए कोई नई चीज नहीं है, ये पहले भी होता रहा है। आपको याद होगा जनरल अयूब खान ने प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा को देश से बाहर निकाल दिया था। फिर बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को भी एग्जाइल में भेजा गया था। नवाज शरीफ लंबे वक्त तक सऊदी अरब में रहे थे, वो तो इस वक्त भी लंदन में है। इसलिए अगर इमरान खान को पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा जा रहा है तो इसमें नया कुछ नहीं है। लेकिन इमरान बार बार अपनी तकरीरों में कहते रहे हैं कि वो भागने वाले नहीं हैं, वो किसी कीमत पर मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए अब इमरान के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। शहबाज शरीफ का फॉर्मूला क्लियर है, आर्मी के ठिकानों पर हमले के केस का हवाला देकर इमरान खान के सपोर्टर्स को डराया जाए, जिससे लोग घरों से बाहर न निकले। फिर इमरान की पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को पकड़ा जाए, जिससे सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप घबरा जाए, इमरान का साथ छोड़ दे। इसके बाद जब इमरान आइसोलेटेड हो जाएं, अलग थलग पड़ जाएं, तो उन्हें कोर्ट मार्शल का डर दिखाकर विदेश भेज दिया जाए और न माने तो पीटीआई पर पाबंदी लगाकर इमरान खान को जेल में डाल दिया जाए। सारी बातों को देखते हुए लगता है कि काम इसी लाइन पर हो रहा है। जो काम इमरान खान ने फौज की मदद से नवाज शरीफ के साथ किया था, अब वही सलूक शहबाज शरीफ फौज के साथ मिलकर इमरान के साथ कर रहे हैं। पाकिस्तान में स्क्रिप्ट वही रहती है, सिर्फ किरदार बदलते हैं। हमारे अपने देश में कर्नाटक में कांग्रेस के स्क्रिप्ट राजस्थान वाली है, किरदार बदले हैं। कर्नाटक में परसों यानी 20 मई को कांग्रेस की सरकार का गठन हो जाएगा। सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर होंगे और डीके शिव कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अब से कुछ देर पहले बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सिद्धारमैया को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुनने की औपचारिकता पूरी हो गई। सिद्धारमैया के नाम का प्रस्ताव डीके शिव कुमार ने किया और इसके बाद कांग्रेस के डेलीगेशन ने गवर्नर थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार साथ साथ राजभवन गए और सरकार बनाने का दावा पेश किया। हालांकि आज जो माहौल दिख रहा है, ये माहौल बनाने में, डीके शिव कुमार को मनाने में मल्लिकार्जुन खड़गे को 3 दिन लग गए। डीके शिव कुमार ने पार्टी हाईकमान की यह बात मान ली कि वो सिद्धारमैया के अंडर काम करेंगे। बदले में कांग्रेस हाईकमान को डीके शिव कुमार की शर्त माननी पड़ी कि उनके अलावा कोई और डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। नंबर 2 की पोजीशन पर वो अकेले रहेंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ वो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहेंगे। सिद्धारमैया इस बात के लिए तैयार हैं। मंत्रिमंडल के गठन में डीके शिव कुमार की राय को तवज्जो दी जाएगी। उनके करीबी नेताओं को मंत्रिमंडल में प्रोमिनेंट जगह दी जाएगी। जब सब कुछ तय हो गया तो कल रात 1:30 बजे ऐलान किया गया कि ऑल इज वेल। इसके बाद आज दोपहर में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार साथ साथ दिल्ली से बेंगलुरु गए।
चूंकि 3 दिन के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इंतजार खत्म हुआ, इसलिए सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के सपोर्टर्स ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। बेंगलुरु में सिद्धरमैया के घर के बाहर ढोल बज रहे थे, शहनाई बज रही थी। कार्यकर्ता सिद्धरमैया की तस्वीर के साथ नाच रहे थे, जमकर आतिशबाजी हो रही थी। कोई केक काट रहा है तो कोई मिठाइयां बांट रहा है। अब कुर्सी का झगड़ा खत्म हो गया है तो कांग्रेस ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए विरोधी दलों को इनवाइट करके ग्रैंड इवेंट बनाने की कोशिश शुरू की है। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दिल्ली से बेंगलुरु के लिए और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे पहले शरद पवार को फोन करके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। पवार ने निमंत्रण स्वीकार किया और इसके बाद आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर, माफ कीजिएगा, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के अलावा अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, फारूक अब्दुल्ला, महबूब मोहम्मद से ऐसे तमाम नेताओं को स्वेरिंग इन सेरेमनी में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया। कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि बेंगलुरु में 20 मई को एंटी मोदी मोर्चे की बड़ी तस्वीर दिखाई देगी। कांग्रेस में इस वक्त तो जश्न का माहौल है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सिंह सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल के पिछले 4 दिन बहुत टेंशन में बीते। दर्जनों राउंड बात हुई, कई बार मीटिंग्स हुई। आखिर में कल रात मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिव कुमार को बुलाया। दोनों के बीच करीब 2.5 घंटे तक बात हुई। डीके ने इस मीटिंग में खुलकर बात की, साफ साफ कह दिया कि लोकसभा इलेक्शन तक वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने को तैयार हैं, लेकिन उनके अलावा किसी और को डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। खड़गे इस बात के लिए तैयार हो गए। डीके ने कहा कि कम से कम लोकसभा चुनाव तक वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी बने रहेंगे। ये शर्त भी मान ली गई। फिर उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के गठन में उनकी इच्छा का सम्मान किया जाएगा, उनके सपोर्टर्स को जगह दी जाएगी। ये बात भी मान ली गई। तब डीके ने कहा कि सिद्धरमैया को चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से औपचारिक ऐलान किया गया। जब सब तय हो गया तो सुबह डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया साथ साथ केसी वेणुगोपाल के घर नाश्ते पर पहुंचे। इसके बाद केसी वेणुगोपाल, सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार एक ही गाड़ी में बैठकर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे। फ्रंट सीट पर सिद्धरमैया और बैक सीट पर डीके, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के घर की एक तस्वीर ट्वीट की गई। इस तस्वीर में खड़गे, सिद्धरमैया और डीके का हाथ उठाए नजर आए। डीके के राजी होने के बाद कांग्रेस ने सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री बनने का औपचारिक ऐलान भी कर दिया। आज बेंगलुरु जाने से पहले जब डीके शिव कुमार से पूछा गया क्या वो हाईकमान के फैसले से खुश हैं, इस पर डीके शिव कुमार ने ये तो नहीं कहा कि वो खुश हैं। उन्होंने कहा मेरे नाराज होने की कोई वजह नहीं है। हमें जनता ने मैंडेट दिया है और कर्नाटक से किए गए वादों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन चलते चलते शिव कुमार इतना कह गए कि आगे रास्ता भी बहुत लंबा है। When people have given such a big mandate, definitely we should be happy, we should deliver, we should fulfill the promises what they have given. That is our main motto, agenda. Are you happy that you are made Deputy CM or are you upset? Why I should be upset? Because there is a long way to go. लेकिन डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश ने साफ साफ लफ्जों में कहा हाईकमान ने जो फैसला किया उससे वो पूरी तरह खुश नहीं है। I don't think I am fully happy, but in the interest of the Karnataka, what commitment we have given to the people of Karnataka, Kannadigas, we wanted to fulfill. So that's why the party and Mr. D.K. Shiv Kumar, everybody has to accept. In future we will see, let us see, long run to go. I wish him
but it didn't happen, no? We will wait and see. बेंगलुरु में सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार कल फिर दिल्ली वापस लौटेंगे। यहां वो औपचारिक तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इनविटेशन देंगे और मंत्रिमंडल के बाकी नामों पर चर्चा भी करेंगे। मजे की बात यह कि कांग्रेस हाईकमान ने फैसला कर दिया है, लेकिन इस फैसले से कांग्रेस के सभी नेता खुश नहीं हैं। पता चला कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर दावा ठोक रहे एमबी पाटिल और जी परमेश्वर नाराज हैं। एमबी पाटिल ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जी परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया कि चीफ मिनिस्टर बनने की काबिलियत तो उनकी भी है। चीफ मिनिस्टर नहीं तो कम से कम डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद तो उन्हें मिलना ही चाहिए। जी परमेश्वर ने इशारों में यह भी कह दिया कि अगले साल लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस हाईकमान अगर सबको खुश नहीं कर पाया तो चुनाव में इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। No, I deserve the chief minister. Why only deputy chief minister? But at least if the party has to take everybody together, run up to the parliament election, everybody should together work for that. And I am sure the high command knows that. क्योंकि कांग्रेस का दिन है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, फैसला हो गया है, इसलिए बीजेपी के ज्यादातर नेता खामोश रहे। सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने रिएक्शन दिया। सदानंद गौड़ा ने कहा कि कांग्रेस को बहुमत तो मिल गया, सरकार भी बन जाएगी, लेकिन कांग्रेस के नेता कुर्सी के चक्कर में पड़े रहेंगे तो जनता से किए गए वादे कौन पूरा करेगा। सदानंद गौड़ा ने कहा कि सिद्धारमैया पावर के बिना नहीं रह सकते। अगर पावर शेयरिंग में उनकी कुर्सी पर खतरा आएगा तो वो कांग्रेस छोड़ने से भी नहीं हिचकेंगे। Certainly there will be quarrel. Now only two groups are visible. Now so many people in Congress are already started bargaining that I should be given a minister, I should be given a portfolio. I think that there will be several divisions, there will be several groups inside Congress within a day or two as soon as the formation of the government is concerned. So they don't have the intention that people have blessed us. So we should work in their interest and we should forgo our own self-interest. It is not happening in Congress at present. Now the people understood the slogans behind their election process, and now how they are working at the present, at the initial stage itself. I think it will continue and same thing will go. Siddaramaiah without power, he will just like a fish out of water. He is just like a fish out of water. He wants something. He wants one government car. He wants an office. Now also, if at all there is no opportunities given to Siddaramaiah, he will not hesitate to go out of Congress. He will not hesitate to do any activities which is against his own party interest. कांग्रेस को 1989 के बाद पहली बार कर्नाटक में इतनी बड़ी जीत मिली है। कर्नाटक की जनता ने उसे पूर्ण बहुमत दिया है, इसलिए सबको शुभकामनाएं देनी चाहिए कि कर्नाटक को एक स्थिर सरकार मिले। लेकिन ज्यादा वोट मिले हैं, ज्यादा सीटें मिली हैं, इसलिए लोगों की और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की अपेक्षाएं भी ज्यादा हैं, एस्पिरेशंस ज्यादा हैं। कांग्रेस को हर समुदाय ने दिल खोलकर वोट दिया, इसलिए सभी वर्गों के नेता उम्मीद कर रहे हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और जब ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो कलह शुरू हो जाती है। जी परमेश्वर दलित हैं, वो दलितों का रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं। एमबी पाटिल लिंगायत हैं, बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि लिंगायतों का सम्मान होना चाहिए। मुसलमानों ने एक मुश्त वोट कांग्रेस को दिया, वो भी सरकार में हिस्सेदारी चाहते हैं। अगले साल लोकसभा इलेक्शन है, कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि सभी वर्गों को खुश किया जाए, लेकिन यह काम सिद्धारमैया के लिए आसान नहीं होगा। इसके बाद उन्हें वो 5 गारंटीज भी पूरी करनी है जो उन्होंने चुनाव से पहले दी थी। इससे मुझे लगता है कि खड़गे ने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का झगड़ा सुलझाकर एक चुनौती को तो पार कर लिया, लेकिन कांग्रेस की असली अग्नि परीक्षा सरकार के गठन के बाद शुरू होगी। और दूसरी बात, कर्नाटक की जीत और सरकार के गठन के मौके का इस्तेमाल 2024 में एंटी मोदी मोर्चे की एकजुटता दिखाने के लिए किया जाएगा।
मुझे याद है जब पिछली बार कर्नाटक में कांग्रेस के सपोर्ट से कुमार स्वामी मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त भी मंच पर सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और मायावती के अलावा अखिलेश यादव, चंद्रबाबू नायडू, केसीआर, अरविंद केजरीवाल और फारूक अब्दुल्ला जैसे तमाम नेता एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए थे। इस बार भी ये सब एक साथ नजर आएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस को इस बात की सावधानी बरतनी होगी कि यहां राजस्थान जैसा हाल ना हो जाए, क्योंकि अब राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सियासी जंग सड़क पर आ गई है। अजमेर में आज गहलोत और पायलट के सपोर्टर आपस में भिड़ गए, नारेबाजी हुई, हाथापाई हुई और उसके बाद मारपीट की नौबत आ गई। दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। अजमेर में आज कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी, जिसमें राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन पार्टी के डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर्स का फीडबैक लेने पहुंची थी। गहलोत के करीबी रामचंद्र चौधरी और धर्मेंद्र राठौड़ के सपोर्टर पहले ही से वहां पहुंच गए और आगे की सीटों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जब सचिन पायलट के करीबी महेंद्र सिंह के सपोर्टर वहां पहुंचे तो उन्हें अंदर घुसने से रोक दिया गया। इस बात पर विवाद हो गया। पायलट के सपोर्टर्स ने नारेबाजी शुरू कर दी, मामला बिगड़ गया, मारपीट शुरू हो गई, लात घूंसे चलने लगे। हालांकि बाद में दोनों गुटों के नेताओं ने मारपीट से इनकार कर दिया, कहा कि नारेबाजी तो हुई लेकिन मारपीट की बात छूटी है। देखिए, देहात के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मेरे सामने किसी को भी नहीं बिठाया गया। वहाँ पे खाली केवल मात्र जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने मीटिंग रखी थी और गोविंदम के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये प्रोग्राम था। उसके अंदर कुछ देरी के लोग उन्होंने जाके उस प्रोग्राम के अंदर जाके अंदर बैठ गए। हम भी उनका भी स्वागत करते हैं अगर वो कांग्रेस के अंदर आते हैं तो, पर पहले जिनकी कांग्रेस की मीटिंग है वो तो लोग कांग्रेस की मीटिंग करें, अपनी बात रखें। और जो जिन लोगों की है आपका प्रदेश कांग्रेस की मीटिंग के साथ जितने भी जो लोग आए हैं सबकी मैडम सुनेगी, आज भी मैडम यहाँ रहेगी और वहाँ पे न कोई धक्का मुक्की हुई, लोगों में निश्चित रूप से अंदर घुसने के लिए नारेबाजी होती है, नारेबाजी हुई है। बीजेपी के नेता अब इस झगड़े पर मजा ले रहे हैं। राजस्थान के असेंबली में विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अब तो जहां भी कांग्रेस की मीटिंग होगी वहां पुलिस का इंतजाम पहले से करना होगा। जहां भी सरकार के भेजे हुए दूत जाएंगे, अब इसी प्रकार का मंजर होगा। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में, हाथ से हाथ तोड़ो यात्रा में तब्दील होगी। अलवर में झगड़ा हुआ, अजमेर में अब पुलिस बीच में आनी पड़ी। अब तो हर जगह पर जहां कांग्रेस पार्टी की आपस की बैठकें होंगी वहां पहले पुलिस का इंतजाम करना पड़ेगा। ये अंतर्द्वंद से प्रारंभ हुई सरकार, अब अंतर्द्वंद इनका सड़क पर है। आपस में बातचीत का विरोध हमने देखा है, पर लातों और घूसों से विरोध करना ये इस कांग्रेस की संस्कृति में हम देख रहे हैं। यह है असली भेदभाव और मतभेद जो सड़क पर आ रहा है। अजमेर में जब हंगामा हुआ, टकराव हुआ, तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं था। लेकिन आज ही जयपुर में अशोक गहलोत के सपोर्टर्स ने उनके सामने वही नारे लगाए जो सचिन पायलट के सपोर्टर्स उनके लिए पब्लिक मीटिंग्स में लगाते हैं। तीन दिन तक जब सचिन पायलट पदयात्रा कर रहे थे तो उनके सपोर्टर आई लव यू सचिन पायलट के नारे लगाते थे। आज जयपुर में चीफ मिनिस्टर आवास पर एक सरकारी प्रोग्राम था। इस कार्यक्रम में अशोक गहलोत के लिए इसी तरह की नारेबाजी हुई। असल में राजस्थान में अब गहलोत और पायलट दोनों गुट के लोग अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कभी ऐसी नारेबाजी की जा रही है तो कभी एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आज राजस्थान में सिरोही से एमएलए और अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने भी सचिन पायलट पर सीधा इल्जाम लगाया। संयम लोढ़ा ने कहा कि सचिन पायलट आजकल वसुंधरा सरकार में हुए घोटाले की बात कर रहे हैं क्योंकि चुनाव करीब है, वरना 5 साल तक पायलट को घोटालों की याद नहीं आई। संयम लोढ़ा ने कहा असली प्रॉब्लम सचिन पायलट का ईगो है। जब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो विधानसभा में एक पीतल का गेट है जहां सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर जो आसीन है उन्हीं की गाड़ी आती है।
तो पहले तो तब रूठ गए जब उनकी गाड़ी पीतल के गेट पे नहीं आ सकी। फिर जब सचिवालय की बात आई तो जिद पकड़ के बैठ गए कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में ही मेरा कमरा होगा। वो हो नहीं सकता था, उन्हें दूसरी जगह दिया, तब भी वो रूठे हुए रहे। और फिर आप उप मुख्यमंत्री पद से हट गए तो जो सरकारी बंगला आपको मुख्यमंत्री के नाते मिला हुआ है वो 1 महीने में खाली करना होता है, लेकिन आपने ऊपर से टेलीफोन करवा के सामान्य प्रशासन विभाग से उस बंगले का निकलवा करके सूची से विधानसभा के पुल में डलवाया और आज तक आप उस सरकारी बंगले का सुख भोग रहे हैं। विधानसभा के अंदर जब वो मुख्यमंत्री पद से हट गए तो विधानसभा ने उनकी सीट मेरी बगल में उनको आवंटित की, तब भी उन्होंने ये उनको नागवार गुजरा और उन्होंने दिल्ली से फोन करवा करके सीनियरिटी नहीं होने के बाद भी पहली पंक्ति में सीट ली। राजस्थान में कांग्रेस के नेता इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि अगर गहलोत और पायलट इसी तरह टकराते रहे, सड़कों पर इसी तरह तमाशा बनता रहा, इसी तरह नारे लगते रहे तो अगला चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। पिछली बार सचिन और गहलोत मिलकर लड़े थे, दोनों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई थी तो भी राजस्थान में बहुत मार्जिनल विक्ट्री मिली थी, बीजेपी को बड़ी मुश्किल से हरा पाए थे। लेकिन अब दोनों नेताओं की ईगो का सवाल आ गया है। गहलोत कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और पायलट अब और इंतजार करना नहीं चाहते। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि काश यहां भी कर्नाटक जैसा सुलह का कोई फार्मूला निकलता तो पार्टी के लिए अच्छा होता, लेकिन अब इन दोनों नेताओं में तकरार इतनी बढ़ चुकी है कि अब कोई रास्ता निकलना मुश्किल लगता है। लेकिन अशोक गहलोत इस पूरे मामले में समझदारी से काम ले रहे हैं। वो पार्टी के इंटरनल झगड़ों में पड़ने के बजाय, उन पर कमेंट करने के बजाय चुपचाप चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। गहलोत ने जयपुर के प्रताप नगर में माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बनाने के लिए 5000 स्क्वायर मीटर की जमीन अलॉट की, लेकिन इस फैसले का विरोध हुआ। हिंदू संगठन इसके खिलाफ सड़क पर उतरे, जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। प्रताप नगर इलाके के लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाकों में 99% आबादी हिंदुओं की है। ऐसे इलाके में मुस्लिम छात्रों के लिए हॉस्टल बनाने की क्या जरूरत? वो किसी कीमत पर ऐसा हॉस्टल नहीं बनने देंगे। सांगानेर से बीजेपी के एमएलए अशोक लाहौटी ने कहा कि गहलोत सरकार ने चुनाव को देखते हुए यह फैसला किया है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पूरी ताकत से विरोध किया जाएगा। गहलोत को यह फैसला वापस लेना होगा। देखिए, यहाँ पर 99% हिंदू आबादी के बीच में प्रताप नगर सांगानेर में इस प्रकार से अल्पसंख्यक हॉस्टल के नाम से जो समुदाय विशेष को फायदा देने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है, उसका ये 99% हिंदू आबादी संघर्ष समिति के माध्यम से यहाँ पर विरोध करने आई है। राज्य की कांग्रेस सरकार समझ ले, पहले भी यहाँ पर हज हाउस का विरोध हुआ, वो आवंटन निरस्त हुआ। किसी भी सूरत में, किसी भी प्रकार में यहाँ पर इस प्रकार के बॉयज हॉस्टल की जरूरत नहीं है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया है और हम उस तुष्टीकरण का विरोध कर रहे हैं। यहाँ 99% हिंदू आबादी है, इसलिए कोई ध्रुवीकरण है ही नहीं। ध्रुवीकरण तो वहाँ हो जहाँ 2-4% हो। यहाँ तो 1% आबादी के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन, और उसमें हज कमेटी का, उसमें अल्पसंख्यक आयोग के नाम से, उसमें वक्फ बोर्ड का जो पैसा लगाकर सरकार इस जमीन पर जो कब्जा करवाना चाहती है, समुदाय विशेष को फायदा देना चाहती है, उसको यहाँ का हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू संगठनों के लोगों का कहना है कि गहलोत सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है, इलाके में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम समाज के लोगों के लिए दूसरी जगह हॉस्टल बनाया जा सकता है। इन लोगों का कहना है कि जब तक सरकार जमीन का अलॉटमेंट रद्द नहीं करेगी तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। इलाके में रहने वाले मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का दावा है कि हॉस्टल का विरोध करके सिर्फ माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। लोकल पब्लिक को इस हॉस्टल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि हॉस्टल की जमीन सिर्फ मुस्लिम बच्चों के हॉस्टल के लिए नहीं है, ये हॉस्टल माइनॉरिटीज के बच्चों के लिए है। इसे विरोध सियासी है। पूरी कॉलोनी में, पूरे आसपास पूछ लो, किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है, मगर ये माहौल बनाया जा रहा, पता नहीं क्या। यहाँ कॉलोनी के अंदर घूम लो, किसी को कोई परेशानी नहीं है। अरे ये देखो, पूरा सांगानेर बाजार बंद करा दिया, अब किसी को कोई आपत्ति नहीं है।
अब उनको परेशानी होती है। यहाँ कहाँ हिंदू माहौल लगा, यहाँ तो मुस्लिम है और ये नाले के पार जो हिंदू बस्ती है। चूंकि मसला हिंदू मुसलमान का हो गया, इसलिए सरकार की तरफ से तुरंत जवाब आया। अशोक गहलोत की सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, जिस हॉस्टल के लिए जमीन दी गई है वो सिर्फ मुस्लिम बच्चों के लिए नहीं है। खाचरियावास ने कहा कि चूंकि चुनाव करीब है, इसलिए बीजेपी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम छात्रावास खुल ही नहीं रहा। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के नेता जो कर रहे हैं सब कुछ, तो वहाँ मुस्लिम छात्रावास की तो कोई बात ही नहीं। अल्पसंख्यक छात्रावास, जहाँ जैन सरदार सब ने मिलकर मांगा हॉस्टल, तो अल्पसंख्यक छात्रावास के नाम से उनको जमीन दे दी गई। तो कोई गुनाह है क्या? राजस्थान यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो हिंदू संगठनों को हॉस्टल नहीं चलाने। राजस्थान यूनिवर्सिटी आज़ादी से पहले से बनी हुई है, वहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बच्चे रहते हैं, वहाँ धर्म का कोई झगड़ा नहीं है। ये फालतू की बातों का फंडा ही है। कर्नाटक में हार गए फिर भी ये सुधर नहीं रहे। ये बात सही है कि अशोक गहलोत ने माइनॉरिटीज के स्टूडेंट के लिए हॉस्टल बनाने के लिए जमीन दी है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि ये फैसला मुस्लिम बच्चों को सहूलियत देने के लिए किया गया है। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसे हॉस्टल बनने चाहिए, माइनॉरिटीज को, मुस्लिम बच्चों को सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी की ये बात सही है कि माइनॉरिटीज हॉस्टल बनाने के लिए जो जगह दी गई वो हिंदू बहुल इलाके में क्यों दी गई। और दूसरा सवाल यह है कि यह फैसला पहले भी हो सकता था, चुनाव से कुछ महीने पहले यह फैसला क्यों हुआ। कुल मिलाकर अशोक गहलोत का फैसला भी सियासी है और बीजेपी का विरोध भी सियासी। आज सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी को हार का मुंह देखना पड़ा। ममता ने बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी पर बैन लगाया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता के फैसले को गैर जरूरी बताकर फिल्म पर लगी पाबंदी को हटा दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, लेकिन इस तरह की फिल्म पर रोक लगाना ठीक नहीं है। अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं है तो वो न देखे। फिल्म पर राज्य सरकार की पाबंदी गैर वाजिब है। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से भी कहा कि उनके यहां जो भी लोग फिल्म देखने जा रहे हैं उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए। कोर्ट का फैसला आया तो ममता बनर्जी की सरकार में मिनिस्टर शशि पांजा ने कहा कि फिल्म में दिखाई गई बातों से लोगों की भावनाएं भड़कने का डर था, इसलिए फिल्म पर एहतियातन पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि अगर माहौल खराब होता तो भी सरकार से ही सवाल पूछे जाते। In the best interests of Bengal, the Honorable Chief Minister of Bengal, श्रीमती ममता बंगाल के हित में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुरू में एक फैसला किया और फिल्म पर रोक लगाई, लेकिन देश में हर किसी को कोर्ट जाने का अधिकार है, जो फिल्म के प्रोड्यूसर ने भी किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है। अब इसके बाद जो फैसला लेना है वो ममता बनर्जी बताएंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी की मंशा को समझिए। उनकी मंशा ये थी कि फिल्म से किसी समुदाय को ठेस न पहुंचे, और अगर किसी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचती और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती तो इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर द केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने खुशी जताई। सुदीप्तो सेन ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, इसका बहाना बनाकर फिल्म पर रोक लगाना गलत था। ये बैन इलीगल था। सुप्रीम कोर्ट और एक बार ये प्रूफ किया कि फिल्म देखने की अधिकार पूरे देश की सारे लोगों की है। आप फिल्म को पसंद कर सकते हैं, फिल्म को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को जबरदस्ती रोक नहीं सकते। लॉ एंड ऑर्डर इशू प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए फिल्म नहीं दिखाया जाएगा, ये कोई बहाना नहीं हो सकता। लॉ एंड ऑर्डर वो लोग सही रखेंगे, ठीक रखेंगे, इसी के कारण उनको वोट मिलता है, इसी के कारण वो सरकार बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह बात सही है कि केरला स्टोरी जैसी फिल्म पर पाबंदी लगाने का कोई कारण नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केरला स्टोरी के डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को यह साफ कर देना चाहिए कि यह कुछ घटनाओं पर आधारित फिक्शन है और कितनी लड़कियों का इस्लाम में कन्वर्जन हुआ उसकी जो फिगर दी गई है वो भी ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन यह बात भी माननी पड़ेगी कि एक बार जब सेंसर बोर्ड किसी फिल्म को सर्टिफिकेट दे देता है, इसके बाद अगर हर राज्य सरकार फिल्म पर अपना सेंसर लगाने लगेगी तो एनआरकी हो जाएगी।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।